गोरी बहू का छोटा और काली बहू का बड़ा बेडरूम। देखो भैया, ये रहा कमरा। अभी हाल फिलहाल में नए मॉडल का कमरा तैयार करवाया है। सारी दीवारों पर महंगा नैरोलैक पेंट चलना है। मेरी होने वाली बहू का कमरा जचना चाहिए। लाखों में एक है मेरी होने वाली बहू। इसी के साथ लेबर वाले कमरा पेंट करना चालू कर देते हैं। तेजी रघुवंशी के पूरे घर में शादी का माहौल छाया हुआ था। एक तरह हलवाई मिठाई बना रहे थे तो वहीं सभी कमरों में रिश्तेदार ठहरे हुए थे। तभी आंखों में आंसू लेकर विहान अंदर आता है। विहान, आ गया तू बेटा। तूने अपने दिल की बात बताई। क्या कहा कथा ने? मुझे पता है, उसने हामी भर दी। माँ ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि कथा ने इनकार कर दिया है। लेकिन क्यों विहान? बात क्या हुई? घर में सारे नाते रिश्तेदार आ चुके हैं। हमारे रघुवंशी खानदान की नाक कट जाएगी। तू चिंता मत कर, मैं बात करूंगी उससे। वो इस कदर मेरे बेटे का प्यार भरा दिल कैसे तोड़ सकती है? थोड़ी देर बाद अमीर तेजी कथा के घर आती है, जहां गाड़ी के अंदर से नौकर चाकर शगुन की थाली लेकर उतरते हैं। आओ आओ, अंदर आओ कथा बहू। ये लो, मैं तुम्हारी खातिर शगुन की हल्दी मेहंदी लेकर आई हूँ। पता है, मैंने अपनी आंखों के सामने बैठकर ये जोड़ा तुम्हारे लिए सिलवाया था। ये जोड़ा तुम्हारे ऊपर खूब जचेगा। तैयार हो जाओ। तभी कथा गुस्से में तेजी को जोर से झाड़ देती है। हद है, आप तो मेरे घर तक आ पहुंची। मैंने आपके बेटे को शादी के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था। गोरी सुंदर लड़की देखी नहीं कि हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। बस करो कथा, सुंदरता का इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। मैं तो अपने बेटे की खुशी की खातिर इस चौखट पर आई हूँ। मुझे लगता था कि तुम्हारी सौतेली माँ बहन तुम पर जुल्म करती थी, इसीलिए मुझे तुमसे हमदर्दी थी। तेजी को गुस्से में आग बबूला होते देखकर कथा की सास को शिप्रा भड़काने लगती है। यही सही मौका है शिप्रा, आग में घी डालने का। आंटी जी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है कि इसका कॉलेज के कई लड़कों से चक्कर चल सकता है। ये विहान जैसे सीधे और सुलझे इंसान के काबिल नहीं है। तेजी जी, सच बात तो ये है कि ये लड़की चरित्रहीन है। वैसे छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मेरी शिप्रा विहान पर जान छिड़कती है। माना कि मेरी बच्ची सांवले रंग की है, लेकिन दिल की एकदम साफ है। तो फिर अब शिप्रा मेरे विहान की दुल्हन बनेगी। ये शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। शिप्रा शादी का जोड़ा जेवर पहनकर तैयार हो जाती है। हाय, ये लाखों का लहंगा और जेवर पहनकर मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। अब मैं इस 50 कमरों वाली ससुराल की बहू रानी बनकर ठाट बाट से रहूंगी। मुबारक हो शिप्रा, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। बचपन से तुम मेरे गुड्डे गुड़िया खिलौने और कपड़े छीन लेती थी। आज तुमने मुझसे मेरा प्यार भी छीन लिया। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? क्योंकि तुम्हारा ये गोरा चिट्टा रंग मेरी आंखों में छुपता है और ये एहसास दिलवाता है कि मैं काली और बदसूरत हूँ। दरअसल अमृता शिप्रा कथा की सौतेली माँ बहन थी, जो उसके गोरे रंग रूप से चलती थी, और कथा की शादी तुड़वाने में भी दोनों का हाथ था। कुछ देर बाद शिप्रा शादी करके अपने आलीशान कई कमरों वाले स्टैंडर्ड ससुराल में आ जाती है। इस चावल के कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी सासू माँ। तभी छोटा बेटा राघव कथा से शादी रचा कर ले आता है। आओ कथा, आओ। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आओ, माँ का आशीर्वाद लो। माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए। राघव, तेरी जरूरत कैसे हुई इस बद किरदार लड़की से शादी करने की? मुझे ये गोरी बहू मंजूर नहीं। माँ, आप कथा के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती। कथा मेरी धर्म पत्नी है और अब इस घर की दुल्हन भी है, और आपकी इच्छा के बगैर वो आप अंदर कदम भी नहीं रखेगी। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है राघव। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। तेजी एक साथ में ही काली गोरी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। शिप्रा बहू, जाओ। तुम्हारा और विहान का कमरा ऊपर है। और राघव बेटा, तू तो जानता है अभी बाकी कमरों में रिश्तेदार ठहरे हुए हैं, तो छोटे कमरे में एडजस्ट कर लो। 1-2 दिन की बात है। ठीक है माँ, हम रह लेंगे। चलो कथा। दोनों के जाते ही काली शिप्रा कहती है, क्या बात है सासू माँ, आपकी तो दाद देनी पड़ेगी। एक पल के लिए मुझे लगा था
कि आपने मेरी गोरी सौतीली बहन को स्वीकार कर लिया। शिप्रा बहू, ये दिखावा तो केवल अपने बेटे के आगे था, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दोनों गोरी काली बहुएं कमरे में जाती हैं, जहाँ शिप्रा का बेडरूम काफी बड़ा और स्टैंडर्ड था। वाह, कितना बढ़िया पलंग और गद्देदार भी है, कितना नरम है, कितना बड़ा बेडरूम है, और यहाँ की खुली खुली बालकनी से बाहर का व्यू कितना बढ़िया दिखेगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। एसी तेज कर देती हूँ, कमरा चिल्ड हो जाएगा तो मस्त नींद आ जाएगी। शिप्रा आराम से बड़े कमरे में सो जाती है। वहीं कथा को जो छोटा कमरा मिला था, वहाँ केवल एक चारपाई थी। राघव जी, आप चारपाई पर सो जाइए, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। कथा जी, इस कमरे में तो बहुत भवक है, आप सो पाएंगी? ठहरिए, मैं टेबल फैन लेके आता हूँ। जी अच्छा। राघव बाहर से टेबल पंखा लेकर कमरे में लगा देता है, जिसे दोनों किसी तरह से सो जाते हैं। देखते देखते एक सप्ताह हो जाता है। अच्छा माँ, प्रणाम, मैं चलता हूँ। हो सकता है कि मुझे महीना भर या 15 दिन लग जाए, तो आप कथा का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, तू आराम से जा। राघव के घर से जाते ही तेजी अपने गोरी बहू पर अत्याचार चालू कर देती है। चल मेरी गरीब गोरी बहू, बहुत ठंडी ठंडी हवा खा ली इस टेबल फैन की तूने, अब ला दे। मगर माँ जी, ये कमरा पहले से ही भभक से तप रहा है, पंखा रहने दीजिए ना। क्यों, ये टेबल फैन क्या अपने स्वर्गवासी बाप के यहाँ से दहेज में लेकर आई थी? पत्थर दिल तेजी गरीब गोरी बहू के कमरे से टेबल फैन उठाकर लेकर चली जाती है। अगली सुबह जब कथा नहाने के लिए बाथरूम में जा रही होती है, तो सास कुंडी चढ़ा देती है। माँ जी, आपने बाथरूम बंद क्यों कर दिया? मुझे नहाना था। ये स्टैंडर्ड बाथरूम मैंने अपनी शिप्रा बहू के लिए बनवाया है, समझी? तुझको क्या लगा इस घर की दुल्हन बनकर तुझको भी बड़ा बाथरूम शानो शौकत मिलेगा? नहीं, मुझको तू फूटी आंख भी नहीं पसंद। सास की चली कटी बातें सुनकर कथा बिना कुछ कहे अपने कमरे में आकर रोने लगती है और खुद से बोलती है, आखिरकार माँ जी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? कथा इतना कह ही रही होती है कि उसे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता, और कथा अपने रूम में आराम कर रही होती है कि तभी ए गरीब लड़की, उठ जा, बहुत आराम कर लिया तूने इस मुलायम गद्दे पर। अब चल मैं बताती हूँ आज से तेरी असली जगह कहाँ है, तुझे मैं दिखाती हूँ। लेकिन माँ जी, राघव जी ने तो कहा था कि यही मेरा कमरा है। वो बात मेरा बेटा बोल कर गया था तेरे प्यार के झांसे में आकर, लेकिन मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाली। आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी, तुझ जैसी गरीब लड़की की क्या औकात है। इतना कहते ही तेजी कथा का हाथ पकड़कर बंगले के पिछले हिस्से में ले जाती है, जहाँ एक छोटा कमरा होता है। ये देख, ये है तेरी असली जगह और आज से तू यहीं इस कमरे में रहेगी। पर माँ जी, मैं यहाँ इस छोटे से कमरे में कैसे रह पाऊंगी? तू नखरे तो ऐसे दिखा रही है जैसे कि पहले तू आलीशान महलों में रहती हो। तुझे तो वैसे भी ऐसे रहने की आदत है, तो अब क्या परेशानी है? अब कथा उस कमरे में आती है और अगली ही सुबह, माँ जी, मुझे खाना बनाना है। उस एक कमरे में तो जगह ही नहीं है कि मैं खाना बना सकूं। क्या मैं आपके किचन में खाना बना लूं? तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? कोई जरूरत नहीं है, जा और जाकर अपने लिए मिट्टी का चूल्हा बना और अपने उस एक कमरे के अंदर ही खाना बना। अब कथा अपने आसपास की कुछ मिट्टी को इकट्ठा करती है और अपने लिए एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा बनाती है और थोड़ी से राशन में कमरे के भीतर ही खाना पकाती है। हे भगवान, पूरी कमरे के अंदर कितना भपका है, आज तो नींद ही नहीं आ रही है। गोरी बहू के पति की गैर मौजूदगी में तेजी उसे बहुत दुख देती है। ना तो किचन का इस्तेमाल करने देती है और ना बाथरूम का। वहीं काली शिप्रा अपने बड़े कमरे पर लाखों रुपए खर्च लगाकर इंटीरियर का काम करवाती है और अपने कमरे को सजाने के लिए बेफिजूल खर्च करती है, जिसे देख तेजी उसे टोकती है। अरे बहू, अभी पिछले हफ्ते ही तो तू दर्जनों पर्दे चादर खरीद कर लाई थी। इतनी बेफजूली खर्ची ठीक बात नहीं होती, थोड़ी बचत किया करो। ओ प्लीज सासू माँ, आप फिर से लेक्चर मत झाड़िए। वैसे भी ये मेरे पति की कमाई के पैसे हैं, मैं इसे जैसे मर्जी उड़ाऊं। अरे बहू, मैंने तो तुझसे केवल यही पूछा कि तू बेफजूल का खर्चा क्यों कर रही है और तू मुझ पर ही भड़क रही है। भूल मत, मैं तेरी सास हूँ। सास है तो क्या सर पर चढ़कर नाचेंगी?
आपका हो गया हो तो मैं अपने कमरे में जाऊं? मुझे अपने रूम की डेकोरेशन करनी है। काली शिप्रा तेवर दिखाती है, सास को टक्कर मारकर चली जाती है। खुंदक में काली बहू खाना नहीं बनाती। काली शिप्रा तेवर दिखाकर सास को टक्कर मारकर चली जाती है और खुंदक में काली बहू खाना नहीं बनाती। अरे शिप्रा बहू, तू अभी तक कमरे में है, खाना तो बना दे, भूख लगी है। सासू माँ, मेरा तो पेट भरा हुआ है, आपको खाना है तो खुद बना लीजिए। और हाँ माँ जी, बिना नॉक किए मेरे कमरे में मत आया करो। काली बहू का बर्ताव छुरी की तरह तेजी के दिल में लगता है। वही गोरी बहू थोड़े राशन में बनी 2 रोटी भी सास को खिलाती है। चलिए माँ जी, ये आखिरी निवाला है, खा लीजिए। तूने भी तो नहीं खाया होगा कथा बहू, ले खा ले, मुझे माफ कर दे। तो जैसे हीरे की परख करने में मुझसे चूक हो गई, वरना इतनी काली घमंडी बहू नहीं चुनती मैं। अंत में तेजी कथा को बहू का दर्जा देती है और उसके लिए भी बड़ा कमरा तैयार करवाती है और पूरे मान सम्मान के साथ कथा को स्वीकार कर लेती है। वेल दोस्तों, क्या आपकी भी कोई ऐसी बहन है जो आपसे जलती है? तो उसका नाम कमेंट करके जरूर बताएं। अरे वाह अभिषेक, तुम्हारा गांव तो काफी डेवलप है। अभिषेक, तुम्हारा घर कितना बड़ा है और साथ ही काफी पुराने जमाने के जैसा भी लग रहा है। हाँ, हमारा घर थोड़ा सा पुराना ही है। खैर, तुम अंदर चलो। काजल, मैंने सभी को तुम्हारे बारे में बता दिया है। काजल अभिषेक की बात सुनकर मुस्कुराती हुई अपने घर के अंदर चली आई और दरवाजे पर आकर रुक गई। अंदर का घर काफी सादा सा था। यहाँ ये सब कितना पुराना पुराना सा लग रहा है। अरे बहू, ऐसे क्यों खड़ी है? ठीक से सर ढक और घूंघट कर। हमारे घर की औरतें इस तरह बेपर्दा होकर नहीं घूमती हैं। लेकिन मैं तो पूरी तरह से पर्दे में ही हूँ। मुझसे जुबान मत चला। हाँ काजल जी, माँ बोल रही वो करो। काजल को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे उससे बोला गया उसने वैसे ही किया। उसने घूंघट कर लिया, जिसके बाद उसका गृह प्रवेश हुआ और फिर वो अपने कमरे में आ गई। अभिषेक, ये क्या बात हुई? तुम्हारी माँ ने मेरा गृह प्रवेश तो बाद में करवाया, पहले उन्होंने मुझे डांट दिया, वो भी बस पल्लू ना करने के ऊपर। तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ बानी। तुम्हारे घर में सभी लोग बहुत ज्यादा अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, रीतों रिवाजों को बहुत मान देते हैं और इसी वजह से माँ ने तुझे भी डांट दिया। अब काजल, तुम वो शहरी मॉडल लड़की नहीं रही जिसके पांव भी हवा में थे। अब तुम मेरी पत्नी हो और यहाँ तुम्हें वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे कि मेरे परिवार में पसंद करते हैं। क्या मुझे इतना जमीन से जुड़ा ससुराल मिला है? अब मेरा क्या होगा? काजल अपने ससुराल के बारे में जानकर ही परेशान हो गई। काजल एक शहरी मॉडल लड़की थी जिसने अपनी पसंद से एक गांव के लड़के से शादी की थी और अब वो गांव के एक जमीन से जुड़े ससुराल की बहू बन चुकी थी। कुछ देर अभिषेक से बात करने के बाद काजल बोली, अब यहीं खड़े रहोगी या फिर मुझे मेरा कमरा भी दिखाओगे? क्या मतलब? अरे यही तो है हमारा कमरा। यही है, लेकिन यहाँ तो ना कोई बेड है, ना पलंग है, ना ही चारपाई। मुझे तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। काजल, तुम भी ना कितनी जल्दी भूल जाती हो। अरे हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। मैंने बताया तो था, हम चारपाई पलंग या बेड पर नहीं सोते, हम तो जमीन पर ही सोते हैं। क्या कहा? जमीन पर? लेकिन मुझे ऐसे सोने की आदत नहीं है। अगर किसी चीज ने मुझे काट लिया तो? कुछ नहीं होगा, मैं भी तो इसी तरह से सोता हूँ। तुम भी लेटो, तुम्हारी कमर वगैरह को आराम मिल जाएगा। अभिषेक के बहुत ज्यादा बोलने पर काजल ने उसकी बात को माना और वो जमीन पर किसी तरह से लेटी। ऐसे ही अगले दिन। चलो, मेरी साड़ी तो बन गई, अब जल्दी से नीचे चली जाती हूँ। कभी बाद में सब मुझे बोले कि इतनी लेट आई है। वैसे भी ये सभी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। काजल साड़ी बांधकर 16 श्रृंगार करके नीचे पहुंची, जहां जाते ही उसे उसकी दादी सास डांटने लगी। बहू, ये कैसी साड़ी बांधी है तूने? किसी फैशन शो में जा रही है क्या? क्या मतलब है दादी सास जी आपका? साड़ी ही तो है, मैंने कौन सा वन पीस ड्रेस पहना हुआ है? अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगी कि ये क्या है क्या नहीं। देख रही है हेमा, तेरी बहू को जरा भी संस्कार नहीं है। पूजा हेमा से काजल की शिकायत करने लगी।
जरा इसे देख, ये है मेरी किरण बहू। आज तक इसने कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया है, और एक तू है जो मुझे से डांट खा रही है। जैसे किरण ने साड़ी को बांधा है वैसे ही बांध। यू, ऐसे बुढ़ियों की तरह मुझे नहीं बांधनी ऐसे साड़ी। अच्छा, माँ जी की बात को इस तरह से मना मत कर। लो, अभिषेक आ गया, अब इसे अभिषेक ही देखेगा। माँ, क्या हुआ? क्या बात है? आप सभी काजल को क्यों डांट रहे हो? तेरी पत्नी काम ही ऐसे कर रही है। जरा इसकी साड़ी देख, कैसे लग रही है। हम बोल रहे हैं तमीज से साड़ी पहन, तो वो इसे मंजूर नहीं। काजल, तुम दादी माँ की बात को क्यों नहीं मान रही हो? जैसे दादी बोल रही है वैसे करो, समझ आया? चलो जल्दी से साड़ी बदलकर वैसे पहनो जैसे दादी ने बोला है। अभिषेक के आगे काजल मजबूर हो गई और वो साड़ी को बदलने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वो साड़ी बदलकर आ गई जहाँ उसे पहली रसोई बनाने को बोला गया। हर चीज से ही तो इन जमीन से जुड़े लोगों को दिक्कत है और समझते हैं खुद को बहुत बढ़िया है। अरे मैंने साड़ी ही तो पहनी हुई थी, कौन सा शॉर्ट ड्रेस थी जो मेरी बुढ़ी सास की खोखली आंखों ने पकड़ लिया। काजल ऐसे ही गुस्सा करने लगी और जैसे ही वो रसोई में आई तो वो और भी ज्यादा चौंक गई। उसकी रसोई में कोई स्लैब वगैरह नहीं था, सिर्फ जमीन पर ईंटों का चूल्हा था, कुछ मिट्टी के बर्तन थे और काफी पुरानी सी रसोई थी। ये मेरी रसोई है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। काजल, क्या हुआ? तुम क्यों रुक गई? अंदर जाओ, यहीं पर तो तुम्हें खाना बनाना है। यहाँ इस चूल्हे पर, लेकिन यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ओहो, तुम्हें भी कुछ समझ नहीं आता है। कितनी बार बोले कि ये जमीन से जुड़े हुए लोगों का घर है, तो तुम ऐसे चौंक चौंक कर सब कुछ मत पूछा करो। चलो, इसी चूल्हे पर हमारा खाना बनता है, तुम भी बनाओ। किरण ऐसे बोलकर चली गई। किसी तरह YouTube वगैरह पर देखकर काजल ने चूल्हा जलाया और खाना बनाया। ऐसे ही जब खाना खाने की बारी आई तो उसकी ननन प्रियंका मिट्टी की जमीन पर ही प्लेट में खाना लगाने लगी। प्रियंका, यहाँ नीचे खाना लगा रही हो? देखो, अब फिर से मत बोलना कि तुम सभी जमीन से जुड़े हुए हो। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम सभी लोग क्या इसी तरह से खाते हो? मेरा मतलब यहाँ पर कोई डाइनिंग टेबल नहीं। तुम लोग इस तरह नीचे बैठकर खाना कैसे खा सकते हो? नहीं भाभी, हम सभी ऐसे ही नीचे ही बैठकर खाना खाते हैं। आप भी खाकर देखना, ऐसे ही देसी तरीके से खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। और हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ये तो आप जानते ही हो। अच्छा, अरे नहीं, मैं अपने मायके में कितने अच्छे से खाना खाती थी और यहाँ जमीन पर बैठकर खाना खाना होगा। मैं तो अपने मायके में भी किसी से इस सब की शिकायत नहीं कर सकती हूँ। किस मुंह से शिकायत करूंगी मैं? काजल बेचारी मजबूर थी क्योंकि उसने अपनी मर्जी से लव मैरिज करी थी। अब वो करे तो क्या करे, उसे अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता था और उसके ससुराल वाले उसके तौर तरीकों से बिल्कुल अलग थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब काजल को अपने जमीन से जुड़े हुए ससुराल में लगभग 1 महीने होने को आया था। इस 1 महीने में खुद को समझाकर काजल ने तो खुद के साथ बहुत समझौते किए थे, लेकिन घर वाले उसकी एक बात नहीं मानते थे। ऐसे ही आज के दिन, माँ जी, आप खाने में क्या खाएंगी? क्या बनेगा खाने में? भाभी, आज तो दाल चावल पराठे, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। मन कर रहा है कुछ अलग सा खाने को मिले। तो क्या आज मैं पास्ता बना दूं? वो बहुत अच्छा होता है और मुझे यकीन है कि आपको भी वो पसंद आएगा। कुछ अलग सी चीज खाने को भी हो जाएगी। आप बस एक बार हाँ तो कह दो। नहीं, हम सभी लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और हम ऐसा कुछ भी नहीं खाएंगे जो हमारे पुरखों ने ना खाया हो। पूजा की बात सुनकर काजल को अब गुस्सा आ गया था। अच्छा, अगर ऐसा है दादी सास जी, तो जो घर में आटा चावल रखे हुए हैं वो सब बाहर देकर मार दीजिए और फूल पत्तियां और फलों पर गुजारा कीजिए, क्योंकि पुरखे तो ये सब भी नहीं खाते होंगे ना। दादी सास जी, सिर्फ आपकी वजह से इस घर का कोई भी इंसान आज तक जिंदगी नहीं जी पा रहा। जमीन से जुड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप पुराने जमाने में जियो। अपनी हदों को ना भूलना इसका सही उदाहरण होगा। विकास भी तो किसी चीज का नाम है ना। अगर वो रुक जाए तो क्या ये दुनिया चल सकती है? आपके दौर में जो था आपने जी लिया,
अब इस दौर वालों को भी उनके हिस्से की आजादी को जीने दो, उनके बदलाव को महसूस करने दो। दादी जी, बदलाव न करने से चीज विकसित भी नहीं हो सकती और लोगों के दिमाग में ये फालतू का पाखंड भी बना रहता है। आने वाले लोगों के लिए आप उदाहरण बनिए, ना कि घुट घुट कर जीने की वजह। अच्छा तो मैडम जी, तू मुझे भाषण देगी? दादी, मैंने आज तक आपके आगे नहीं बोला, लेकिन आज काजल सही है और आप गलत हो। काजल सही बोल रही है, हम हमेशा ऐसे नहीं कर सकते। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी का विकास कैसे होगा? काजल ने खुद को मेरे खातिर, आप सभी की खातिर बहुत बदला है, लेकिन बदलाव की जरूरत बस उसे नहीं, हमें भी है। दादी, आपको भी समझना चाहिए। देख रही है बहू, तेरा बेटा और बहू दोनों मेरे खिलाफ हो गए। माँ जी, अभिषेक और काजल की बात गलत नहीं है, आज हम गलत है। हेमा के मुंह से इन शब्दों के सुनने के बाद चुपचाप हो गई। अब उसे एहसास हो रहा था कि पूजा अपने परिवार वालों पर कुछ ज्यादा ही जोर डाल रही थी। आज के बाद से कभी पूजा ने ज्यादा जमीन से जुड़े रहने के नाम पर अपने परिवार के ऊपर राज नहीं किया और इस तरह सब कुछ ठीक हो गया और धीरे धीरे लोगों के आंखों के ऊपर बंधी पट्टी भी हट गई और मॉडर्न बहू ने जमीन से जुड़े ससुराल वालों को भी मॉडर्न बना दिया।